जय हिंद। आज हम संविधान की दूसरी क्लास पढ़ रहे हैं। हमने संविधान की पिछली क्लास जो कि बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें हमने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा और जाना भी। उसमें हमने सभी जो कि ब्रिटिश शासन द्वारा जो कि सभी एक्ट पारित की गई थी उनको हमने अच्छे से जाना, पॉइंट टू पॉइंट। सभी जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनते थे उनमें मैंने सभी को कराया था। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक पर जाकर वहाँ उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसको पारित करने का मेन उद्देश्य क्या था, इसको क्यों लाया गया, इसका कारण क्या था। इसमें जो कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था, उसमें जो अंग्रेजी शासन था उसके अंग्रेजी शासन को 1857 के विद्रोह ने उथल पुथल कर दिया, यानी उसकी सभी राज्य व्यवस्था को उथल पुथल कर दिया और अंग्रेजी शासन को कमज़ोर पड़ गई। इस कमियों को दूर करने के लिए जब ये इन जो 1857 जो कमी हुई थी जो कि अंग्रेजी सरकार में, उन कमियों को दूर करने के लिए जब 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया गया था। इसके पॉइंट टू पॉइंट सभी प्रश्नों को जानते हैं जो कहाँ से एग्जाम में जो कि आपके प्रश्न बनते हैं। जैसे इस अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। जब ये अधिनियम लाया गया, जबकि भारत में अन्य जगहों पर जैसे कानपुर, मेरठ, झांसी, लखनऊ, इलाहाबाद यानी अन्य जगहों पर काफ़ी विद्रोह होने लगे। यानी भारत में स्वाधीनता के लिए सभी भारतीयों ने अपने भारत को स्वतंत्र करने के लिए अन्य विद्रोह किए, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को दबा दिया गया। फिर अंग्रेज़ों ने सोचा कि इसके विद्रोह को कहाँ पर जो कमियां हुई हैं, इस विद्रोह को अच्छे से दबाया गया। जब इनकी कमियों को दूर करने के लिए जब यह अधिनियम पारित किया गया था, जब महारानी विक्टोरिया को पता चला तो महारानी विक्टोरिया ने, जो कि भारत का शासन था, जो ब्रिटिश कंपनी चला रही थी, तो उसके जो शासन को महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथों में ले लिया। तब यहाँ से इसे ब्रिटिश क्राउन यानी भारत शासन अधिनियम कहा जाने लगा। इस अधिनियम में सीधे जो कि महारानी विक्टोरिया के हाथों में जब शासन चला गया तो भारत का जो गवर्नर जनरल था, जो कि भारत का जब गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल को बदलकर क्या कर दिया, भारत का वायसराय कर दिया। जब भारत का जो गवर्नर जनरल था, पहले जो कि हम 1777 की रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे बंगाल का गवर्नर था, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब इसमें भारत का जो कि गवर्नर जनरल था, उसे भारत का क्या कर दिया, वायसराय कर दिया गया। जब वायसराय बना दिया गया, तो कि भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग। ये आपके एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। इस प्रकार से हमने अच्छे से इन पॉइंटों को अच्छे से जानना है, क्योंकि यहीं से सीधे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब ये 1861 का भारत परिषद अधिनियम क्यों लाया गया था, इसका जो कारण क्या था, इसका जो कारण था, जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसी समय इसमें भी कुछ कमियां रह गई थी, यानी 1858 में कुछ कमियां रह गई थी। इन कमियों को दूर करने के लिए 1861 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया था। इसमें कुछ विशेषताएं थी, जैसे देश में राजनीतिक और आर्थिक स्थिति जो काफ़ी उथल पुथल हो गई थी, यानी इसमें बेरोजगारी की, यानी अनाज नहीं रहा, यानी अनाज की काफ़ी भारी किल्लत हो गई थी। और उसी समय यानी 1861 के ही समय 1877 ईस्वी में क्या हुआ था, अकाल पड़ा था। उसी समय भारत में असंतोष की भावना फैल गई, कुछ लोगों ने जगह जगह पर और विद्रोह करने लगे, तो भारत में जो सभी विद्रोह की भावनाएं लोगों के मन में पनपने लगी। इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ, स्थापना हुई। इसी बीच जब 1861 का जब अधिनियम पारित हुआ था, इसी बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। जो कि इसके पहले जिसकी जो स्थापना की थी, जो कि एक अंग्रेज थे, जो कि ए हुम के नाम से जाना जाता था। जबकि इसके पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था, जो कि WC बनर्जी को, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। इस प्रकार से इन पॉइंटों को मैं अच्छे से यानी मैंने बता दिया है, जो कि मैं यहाँ पे ये पूछे नहीं गए हैं एग्जाम संबंध, केवल मैंने आपको बता दिया है कि 1861 में ये बातें हुई। अब इसके पॉइंट टू पॉइंट सभी को जानते हैं। जैसे इस अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग ने किसकी स्थापना की, विभागीय प्रणाली की स्थापना की। विभागीय प्रणाली
वो प्रणाली होती है जो कि एक कानून बनाने की जो कि स्थिति होती है, जो कि भारत के परिषद के लोगों को यह व्यवस्था मिली थी। इसी अधिनियम में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का प्रावधान या शक्तियाँ प्रदान की गई थी। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को क्या मिला था, यानी अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ मिली थी। और इसी अधिनियम में भारत की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें गवर्नर जनरल होता था, उसमें कार्य करने के लिए भारतीयों को मौका दिया गया। इसी प्रकार 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसका जो मुख्य कार्य था, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार विधान परिषद के सदस्यों को आर्थिक नीति और बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ। सबसे पहले हम ये समझते हैं, जब आर्थिक नीति और बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ तो ये कमियां इसमें 1861 में रह गई थी। यानी 1861 अधिनियम में जो कि भारतीय जो कि आर्थिक नीति थी और जो जन याचिका थी और जो कि बजट था, उस पर भारतीय व्यक्तियों को बजट पर बहस करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जो कि 1892 के भारत परिषद अधिनियम में ये सभी व्यवस्थाएं की गई और भारतीयों को सभी को जो कि विधान परिषद सदस्य से इनको आर्थिक नीति पर और जो कि बजट होता था, पेश होता था, उस पर बहस करने की भी अनुमति मिल गई थी। इसमें यही दो मुख्य पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम संबंधित पूछे जाते हैं। अब देखते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 भारत परिषद अधिनियम से आपके बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से क्यों जाना जाता है? जो कि इसमें दो व्यक्ति थे, एक तो थे मार्ले, एक दूसरे थे मिंटो। उस समय जो लॉर्ड मिंटो थे, इंग्लैंड में भारतीय राज्य जो परिषद होती थी उसके सचिव थे, जबकि मिंटो भारत में वायसराय पद पर नियुक्त थे। इसलिए इनको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता था। यानी मार्ले थे इंग्लैंड में भारत के राज सचिव के पद पर नियुक्त थे, जबकि मिंटो थे भारत में वायसराय के पद पर नियुक्त थे। इसलिए इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और एक तो किसके नाम से, 1909 अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। इसी प्रकार इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के यानी दो नामों से जाना जाता है। अब देखते हैं, इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। किसका? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। यानी इस अधिनियम ने पहली बार निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। ये प्रावधान क्या था? जो कि ये प्रावधान था जैसे मुस्लिम जो कि वोट होते तो मुस्लिम ही इसको वोट कर सकते, जो जिसका होता था वही व्यक्ति वोट कर सकता। यानी हिंदू तो हिंदू के लिए वोट करता था, मुस्लिम के लिए वोट कर सकते थे। इसने यही प्रावधान किए गए थे। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ये कई बार आपके एग्जाम पॉइंट पूछा गया है, किससे सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। अब देखते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। अब इसकी क्या मुख्य विशेषताएं? 1919 के भारत शासन अधिनियम की इसकी कुछ विशेषताएं थी, जो कि 1909 में भारत परिषद अधिनियम में कुछ विशेषताएं रह गई थी, जो कि इनकी कमियों को दूर करने के लिए जब यह 1919 का भारत शासन अधिनियम लाया गया था। इस अधिनियम को मॉन्टेगू चैम्बर्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मॉन्टेगू थे इंग्लैंड में जो कि राज सचिव के रूप में नियुक्त थे, जबकि चैम्बर्सफोर्ड भारत में वायसराय के रूप में नियुक्त हुए थे। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वि सदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। यानी केंद्र में क्या हुआ, इसमें ये सीधे पॉइंट पूछ लिया जाता है कि किसमें केंद्र द्वि सदनात्मक विधायिका स्थापित की थी। इसका सही उत्तर क्या होगा? 1919 का भारत परिषद अधिनियम में केंद्र में। इस अधिनियम के तहत 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ये सीधे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और इसी बीच 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया। साइमन कमीशन का गठन तो 1929 में करना था, लेकिन 2 वर्ष पूर्व ही
2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया। जब साइमन कमीशन गठन किया गया था, इसमें जो सभी सदस्य थे अंग्रेज थे, लेकिन इसका विद्रोह भारतीय लोगों ने बहुत किया, लेकिन यह भी अधिनियम क्या हुआ, विफल हुआ। यानी जो कि 1927 में जो साइमन कमीशन आया था, इसका जो मुख्य कारण था जो कि 1919 में जो कमियां हुई हैं उनको दूर करना था, लेकिन इसकी जो कि ये भी साइमन कमीशन क्या हुआ, विफल हुआ, क्योंकि भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया। क्योंकि इसमें सभी जो अंग्रेज थे, जो 7 अंग्रेज थे, जो कि 7 अंग्रेज इसमें अंग्रेज थे, इसमें कोई भी भारतीय लोग नहीं था इसलिए भारतीय लोगों ने इसको विद्रोह किया। इसी प्रकार 1929 इसी अधिनियम में 1929 के कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ, जिसमें लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, यानी पूर्ण स्वराज क्या है, जो कि जब कांग्रेस अपने स्वाधीनता की ओर आगे बढ़ रही थी तेजी से, उसी समय अंग्रेजों के लिए एक दिन के लिए डोमिनियन स्टेट के लिए एक मौका भेजा, लेकिन उन्होंने यह मौका गंवा दिया। लेकिन जब महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया, उसी दांडी मार्च को पूरा करके सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, इसलिए इसमें पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। अब देखते हैं संवैधानिक सुधारों पर विचार। संवैधानिक सुधार जो कि 1930 से लेके 1932 के बीच में 3 सम्मेलन हुए, जिसमें गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यानी संवैधानिक सुधार पर विचार करने के लिए 1930, 1931 और 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए। यानी संविधान में जो कि सुधार थे, इनमें लगातार सुधार नहीं हो रहे थे, बैठक के बाद फिर भी इसमें सुधार नहीं हो रहे थे, यानी सुधार का प्रयास किया रहा था। इस प्रकार इसमें 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन के तहत जब भारत के संविधान का निर्माण होगा, अभी इसके तहत में जो कि ब्रिटिश ने एक श्वेत पत्र जारी किया था, जब 1933 में जब भारतीयों को लगा कि अब भारतीय जो संविधान का प्रारूप तैयार होने जा रहा है, तो इस प्रकार से अभी जो कि 1935 का भारत शासन अधिनियम रह गया है, अभी उसको हम आगे पढ़ते हैं। जब तक अब देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम था, इसमें पूर्णतः संविधान बन चुका था, जो कि इसमें अन्य प्रावधान किए गए थे। जैसे यह अधिनियम भारत में पूर्व उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यानी इसने भारत में एक पूर्व उत्तरदायी सरकार का गठन कर दिया। पूर्व उत्तरदायी सरकार क्या होती है, जिसमें राज्यों की शक्तियों को अलग, जबकि केंद्र की शक्तियों को अलग किया गया, यानी इनको पूर्णतः स्वतंत्र शक्तियां दी गई थी। इसलिए इसे एक मील का पत्थर साबित कहा जाता था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया, जबकि केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। यानी प्रांतों में जब द्वैध शासन चल रहा था उसको तो समाप्त किया गया, जबकि केंद्र में क्या किया, केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। यह अधिनियम सबसे लंबा और विस्तृत अधिनियम है। यह अधिनियम कैसा है, क्योंकि यह आपके एग्जाम में कई बार एग्जाम पॉइंट पूछे भी गए हैं कि भारत का सबसे लंबा संविधान यानी सबसे बड़ा लंबा अधिनियम किसे कहा जाता है, तो 1935 के अधिनियम को, क्योंकि यह सबसे विस्तृत अधिनियम था और सबसे लंबा भी अधिनियम था, जिसमें 321 धाराएं थीं और 10 अनुसूचियां बनी हुई थीं। लेकिन यह संविधान पूर्णतः लागू नहीं किया गया था, क्योंकि इसमें तमाम कमियां थीं। फिर अन्य बैठकें हुई थीं, फिर संविधान को बनाने के लिए तमाम योजनाएं बनाई गई थीं। आगे हम जो क्लास लेंगे उसमें सब कुछ स्पष्ट बताएंगे। जैसे इसी अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। यानी इसी अधिनियम के द्वारा बर्मा और भारत क्या हो गए थे, अलग हो गए थे, कि बर्मा एक अलग डोमिनियन स्टेट बन गया, जबकि भारत एक अलग स्टेट बनाया गया था। इसी प्रकार से इसी के दौरान 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ये कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा गया है, और ये भी पूछा गया है बर्मा वाला, जो कि बर्मा किसे कहते हैं, जो कि म्यांमार था, जो आज इसका नाम परिवर्तन करके म्यांमार कर दिया गया, उसे बर्मा पहले कहते थे। जैसे 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। जबकि 1900 शासन का जो भारत शासन अधिनियम था, जो कि संविधान बन चुका था, लेकिन इसे
अंग्रेजी सरकार ने इसे लागू नहीं किया था। इसमें तमाम कमियां आई, जबकि जिन्ना ने इसे गला सड़ा संविधान कहा था। यानी जिन्ना ने इसके बारे में कहा कि यह एक गला सड़ा संविधान है, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में जो प्रतिक्रिया दी थी, यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो अनेक हैं, यानी इसमें ब्रेक तो बहुत हैं लेकिन इसमें इंजन नहीं है। हमने जाना इसमें सभी जो अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम पढ़ चुके हैं, कंप्लीट यह वीडियो देख ली है, तो मुझे लगता है आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला होगा। इस प्रकार से आपको बहुत ही अच्छा पढ़कर मज़ा आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करके जाना, और चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। इसी प्रकार मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।